हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे की। तो अभी जो रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे है दैट इज 2020-2021 फाइनेंशियल ईयर का जो इकोनॉमिक सर्वे है, तो ये नेक्स्ट जो लेक्चर सीरीज रहेगी ये इसी पे आधारित रहेगी। तो सबसे पहले समझते हैं, ये मैंने प्रीवियस ईयर वाले इकोनॉमिक सर्वे में भी क्लियर किया था, तो इस बार मैं फिर से इसको क्लियर कर रहा हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम आर्टिकल 112 देखें या फिर आर्टिकल 202 देखें, ये सेंट्रल के केस में है और ये स्टेट के केस में है। ये आपको क्लियर है कि 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें सेंट्रल और स्टेट बजट दोनों को सेपरेट कर दिया गया। तो उसके बाद फिर अलग अलग बजट पेश किए जाते हैं। तो आर्टिकल 12 जो है ये सेंट्रल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है और आर्टिकल 202 जो है ये स्टेट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। यानी कि जो राज्य होंगे, जो प्रोविंसेस होंगे, उनकी जो बजट होगा वो आर्टिकल 202 के तहत वो बनाया जाता है और केंद्रीय सरकार का जो बजट रहता है वो आर्टिकल 112 के तहत बनाया जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको इंश्योर करना। तो अगर आप फाइनेंशियल पावर देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तो वहां पे क्लियरली मेंशन है प्रेसिडेंट के बारे में, उसकी फाइनेंशियल पावर के बारे में, दैट ही कॉजेज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि राष्ट्रपति उसे इंट्रोड्यूस करवाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राष्ट्रपति खुद इंट्रोड्यूस करेगा। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द सो कॉल्ड बजट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, लेकिन ये किसकी जिम्मेदारी है? प्रेसिडेंट का ये काम है। प्रेसिडेंट के नाम पे ही वो डेट निकलेगी। अब एक्चुअल में कैसे होता है वो आपको क्लियर है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपने आप कभी कुछ इक्की दुक्की पावर्स को छोड़ के, सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन वगैरह को छोड़ के, ऑल केसेस में प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को मानना पड़ता है। तो हालांकि वही सलाह देते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि सेंटर के केस में ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि कब बजट इंट्रोड्यूस होना है, और यहां पे स्टेट के केस में ये गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नर की फाइनेंशियल पावर्स में ये आता है। तो उसी तरह से जैसे केंद्र में राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है, तो यहाँ पे गवर्नर की जिम्मेदारी है। ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हुआ, लेकिन अभी हम बजट की बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि द वर्ड इकोनॉमिक सर्वे इज नोवेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में ओनली द वर्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज यूज्ड। बजट भी वहां पे वर्ड यूज नहीं किया गया है। बजट जो वर्ड है वो बुगे से आया है, एंड बुगे इज अ फ्रेंच वर्ड मीनिंग अ लेदर बैग। तो जैसे बैग के फॉर्मेट में बहुत सारे पेपर्स वगैरह लेके आते हैं, तो इसीलिए उसको बुगे का नाम दिया गया, जो फिर बजट बना इंग्लिश में, और संविधान में उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया। देन व्हाट इज दिस इकोनॉमिक सर्वे? देखिए, संविधान में तो मेंशन नहीं है और पहले ये प्रैक्टिस थी भी नहीं। आजादी के बाद सबसे पहले 1950 और 51, जो 1950 और 51 का जो फाइनेंशियल ईयर था, यानी कि 1 अप्रैल 1950 से 31 मार्च 1951 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था, इसका इकोनॉमिक सर्वे जो है वो हाउस में पेश किया गया था। तो पहली बार आजादी के बाद जो है इकोनॉमिक सर्वे वाज टेबल्ड इन द पार्लियामेंट। उसमें वो प्रोविजनल पार्लियामेंट हुआ करती थी, तो पहली बार जो है वो सेंट्रल लेवल पर उसको पेश किया गया। फिर बाद में दिस प्रैक्टिस वाज फॉलोड बाय स्टेट्स, और धीरे धीरे जो है स्टेट्स ने भी इस प्रैक्टिस को अपनाना शुरू किया। 1964 तक क्या होता था कि जिस दिन बजट पेश होना है, ऑन द वेरी सेम डे दे यूज्ड टू प्रेजेंट दिस इकोनॉमिक सर्वे। लेकिन 1964 के बाद जो है दिस प्रैक्टिस वाज चेंज्ड, और तब से लेकर आज तक क्या होता है कि यूजुअली इट इज मींस द इकोनॉमिक सर्वे इज टेबल्ड इन द पार्लियामेंट 1 डे प्रायर टू द एनुअल बजट। तो बजट के एक दिन पहले इसको पार्लियामेंट में रखा जाता है, और स्टेट में भी यही सेम ऐसे ही होता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में 6 मार्च 2021 को हिमाचल का बजट पेश किया गया हिमाचल की विधानसभा में। अब यहाँ का फाइनेंस का जो चार्ज है वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पास है, तो उन्होंने ही इसको पेश किया। लेकिन 6 मार्च से एक दिन पहले यानी कि 5 मार्च 2021 को द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज प्रेजेंटेड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, दैट इज श्री जयराम ठाकुर। ये एक बेसिक आपको मैंने बताया इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। अब हमने समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक सर्वे एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक सर्वे एंड एनुअल बजट। देखिए, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, मैंने लास्ट ईयर भी ये क्लियर किया था। इकोनॉमिक सर्वे
वर्ड इसमें सर्वे यूज हुआ है। सर्वे हमेशा उस चीज का होता है जो कुछ हो गया होता है, यानी कि जो साल गुजर गया है उसका वो सर्वे है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1 अप्रैल 2020 यहां से लेकर 31 मार्च 2021, ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने कुछ स्कीम्स भी लॉन्च की होंगी, सरकार ने कुछ काम भी किए होंगे, तो वो उनकी एक हाईलाइट रहती है कि कहां पे कितनी प्रोग्रेस हुई, किस स्कीम के लिए कितने पैसे दिए गए, कितना, मतलब बजट में, उसमें जब बजट आया होगा उसमें कहा होगा कि इतने सोलर पंप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो इतने इरिगेशन के लिए फैसिलिटीज लगाएंगे, इतने परसेंट सब्सिडी जो है एंटी हेल नेट्स में देंगे। तो फिर वो एक आंकड़ा रहता है कि कितनी सरकार ने एक्चुअल में दी। तो ये ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट में अगर हम डिफरेंस समझें तो ये पास्ट हाइलाइट्स की बात करता है एंड बजट इज अ प्रोस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट। बजट इन कॉन्ट्रास्ट टू इकोनॉमिक सर्वे इज अ प्रोस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट। ये जो आगामी ईयर होता है, जो प्रोस्पेक्टिव ईयर रहता है, ये उसकी बात करता है। देखिए कैसे, मतलब कि 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होना था, लेकिन 5 मार्च 2021 यानी कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले ही 5 मार्च को इकोनॉमिक सर्वे हिमाचल का जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में टेबल कर दिया गया, और उसके एक दिन बाद यानी कि 6 मार्च 2021 को हिमाचल का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो कॉल्ड बजट, इट वाज टेबल्ड। फाइनेंशियल ईयर तो अभी खत्म नहीं हुआ है जो चल रहा था, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि 4 मार्च तक जो है शाम को जो काम हुए होंगे वो सब यहां पे रिफ्लेक्ट हुआ होगा, नहीं, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट को कंपाइल भी करना है, इसमें आंकड़े वगैरह स्टैट्स प्रॉपर इसमें रखनी है, 2-3 बार इसको प्रूफ रीड भी करना पड़ेगा बाय वेरियस जो ऑफिसर्स होते हैं हिमाचल में इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से संबंधित। तो इसीलिए दिसंबर तक का डेटा जो है इसमें कंपाइल किया जाता है। उसके बाद इसकी बाइंडिंग, प्रूफ रीडिंग और वो चार्ट्स, ग्राफ एक बुकिश फॉर्मेट में इसको बनाया जाता है। तो लगभग जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ था, यानी कि वो 31 मार्च तक खत्म होना था, लेकिन दिसंबर तक का डेटा उसमें इंक्लूड किया जाता है, तो पूरे साल का डेटा नहीं है। इसलिए बीच में आपको वर्ड क्या मिलेगा, एडवांस एस्टिमेट्स। एडवांस एस्टिमेट आपको बीच में वर्ड मिलेगा, क्योंकि साल तो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन 31 मार्च तक कह देंगे कि हाँ अब तक इतने लगाए गए हैं, और जैसे मान लीजिए कि 1000 सोलर पंप डिस्ट्रीब्यूट करने थे, सपोज करते हैं, तो 600 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, और एडवांस एस्टिमेट है कि 900 तक कर देंगे मार्च तक, अगले 3 महीने में 300 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो मतलब उसमें आंकड़े लिखे जाते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या है कि देखो 5 मार्च को इसको पेश किया जा रहा है, इससे पहले जो कुछ हुआ है, मतलब 31 मार्च तक का वो बता देते हैं, दिसंबर के बाद का जो होगा उसको एडवांस एस्टिमेट लिख देंगे, यानी कि वो साल एक तरीके से गुजर गया है। ये इकोनॉमिक सर्वे है, पास्ट हाईलाइट। और जो बजट होगा वो उसके बाद वाला जो साल होगा, यानी कि 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से 2021 से जो साल चलेगा, और वो 31 मार्च 2022 तक। तो 2 डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं। 5 मार्च को जो पेश किया जाएगा वो इकोनॉमिक सर्वे था, और 6 मार्च को जो पेश किया गया वो बजट था, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आर्टिकल 202 के तहत मैंने आपको बताया। तो ये बताएगा कि अगले पूरे साल में कितने रिसीट आने वाली है, यानी कि टैक्सेस वगैरह, रिवेन्यू, वो सब कितने आने वाले हैं, और कितना सरकार एक्सपेंडिचर करने वाली है, वो हम समझेंगे जब बजट की बात करेंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। तो हमारा जो टॉपिक है अभी अगले 7-8 लेक्चर जो रहेंगे, वी विल बी कन्फाइंड टू इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। देखिए चैप्टर 1 एंड 2 की जो जनरल हेडिंग है दैट इज जनरल रिव्यू एंड स्टेट इनकम, पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन। अब ये दोनों चैप्टर्स को मैंने मर्ज किया है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बहुत लेंथी है, इसलिए हम इसको 2 अलग अलग लेक्चर्स में करेंगे। टॉपिक सेम ही रहेगा, लेकिन इस लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे जो मेनली स्टैट्स वगैरह इसमें रहेगी। अब ये नेशनल लेवल की स्टैट्स भी रहेगी और साथ में स्टेट लेवल की स्टैट्स भी रहेगी, पर्टिकुलरली हिमाचल के बारे में हम बात करेंगे। तो ये आंकड़े देख लेंगे, और इसमें इंपॉर्टेंट वन जो है वो मैं आपको बताऊंगा, साथ में कुछ और भी फैक्ट्स जो सर्वे में अनाउंस किए गए थे उनको भी समझेंगे। लेकिन इसका जो कंटिन्यूड पार्ट होगा, जो अलग लेक्चर में कवर किया जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में कवर किया जाएगा, उसमें हिमाचल की स्कीम्स के बारे में बताया होगा। तो ये स्कीम्स वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खास करके मेंस के लिए। तो अभी तो फिलहाल हम जनरल स्टैट्स की बात करते हैं। तो शुरुआत की गई है इकोनॉमिक सिचुएशन एट नेशनल लेवल से। देखिए वैसे तो आप ये नेशनल इकोनॉमिक सर्वे में भी पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी छोटी मोटी हाइलाइट्स का आपको एक आइडिया होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ। अब अगर मैं
नेशनल इकोनॉमिक सर्वे की या यूनियन इकोनॉमिक सर्वे की बात करूं तो वो भी दिसंबर तक का डेटा उसमें होता है, और वो लगभग 29 जनवरी के आसपास हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने उसको लोकसभा में यानी कि पार्लियामेंट में पेश किया था। तो उसमें भी एडवांस, इसलिए वर्ड एडवांस एस्टिमेट लिखा गया है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तो खत्म होना था 31 मार्च को, लेकिन सर्वे 29 जनवरी को वो सदन में पेश कर दिया गया था। अब 29 जनवरी को पेश कर दिया था, मतलब आंकड़े जो उसमें हैं लगभग नवंबर दिसंबर तक के आंकड़े होंगे। तो एक एडवांस एस्टिमेट जो बताया गया, ये आपको पता है कि -7.7 क्यों जा रहा है। लास्ट ईयर का जो है वो 4.0, उससे पहले 2018-19 में 6.1 था। मैं नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ, केंद्रीय स्तर पे। लेकिन अभी 2020-21 का जो फोरकास्ट है, एडवांस एस्टिमेट है, दैट इज -7.7। ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। और ये माइनस में क्यों है ये आपको क्लियर है, क्योंकि 2020 लगभग जो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से, यानी कि 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया था, 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू होना था, तब से तो नेशनल लॉकडाउन ही चल रहा था, काफ़ी मंथ्स तक वो लॉकडाउन रहा, तो ज़्यादा काम उसमें नहीं हुए पिछले साल में, इसीलिए जो ग्रोथ रेट है वो माइनस में दिया गया है। तो -7.7%। इसमें पर कैपिटा इनकम, देखिए ये आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर मैं एक एक टर्म आपको यहाँ पे समझाऊं तो ये लेक्चर जो है बहुत लेंथी हो जाएगा। इसमें और भी आगे टर्म्स आएंगी, लाइक जीडीपी क्या होता है। तो खाली जीडीपी क्लैरिटी से नहीं होगा, आपको जीएनपी भी पता होना चाहिए, एनडीपी भी पता होना चाहिए, एनएनपी भी पता होना चाहिए, डेप्रीसिएशन क्या होती है उसका आइडिया होना चाहिए, रियल जीडीपी और ये जो है नॉमिनल जीडीपी, इन दोनों में डिफरेंसेस आपको क्लियर होने चाहिए। तो वो आपने डेफिनेटली इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, तो मैं उनकी एक्सप्लेनेशन पे यहाँ पे नहीं जाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि सेपरेटली एक अलग से लेक्चर अपलोड किया जाए जिसमें जीडीपी, जीवीए, उन सबको एक्सप्लेन किया हो। नहीं तो अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं, मतलब आपके जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो तैयार होंगे, तो डेफिनेटली यू मे हैव रेड ऑल दिस कॉन्सेप्ट इन योर इकोनॉमिक्स सेशंस, ठीक है। तो वहाँ पे आपने जरूर इसको पढ़ा होगा। तो अब इसमें ये आंकड़े आपने देखने की पर कैपिटा नेशनल इनकम एट करंट प्राइजेस, अगर 2018-19 की बात करें, प्रीवियस ईयर, उससे प्रीवियस ईयर की बात करें, तो उसमें 1,25,000, और उसके बाद 2019 वाला जो साल था यानी कि पिछला साल, उसमें वृद्धि हुई है, 6.6% इंक्रीज हुआ है। लेकिन अभी इस बार का कितना है वो इसमें मेंशन नहीं है, मतलब जो 2019-20 का है, क्योंकि पूरा साल खत्म होगा तभी वो मेंशन किया जाएगा, तो एडवांस एस्टिमेट उसमें शो नहीं किए गए हैं। तो ये रेयरली है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि भारत में पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम कितनी चल रही है, पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम। अब देखो ये क्या होता है पर कैपिटा नेशनल, एनएनआई जिसको हम बोलते हैं, नेट नेशनल इनकम। आपको पूरे देश की इनकम पता होनी चाहिए। जब हम जीएनपी निकालते हैं उसके बाद एनएनपी निकालते हैं। मान लीजिए कि पूरे देश की इनकम कितनी है, सपोज करते हैं कि 1,000 रुपये पूरे देश की इनकम है और देश में जनसंख्या है 100 लोग, तो इसको इससे काट देंगे तो कितनी नेट नेशनल इनकम आ गई 100। तो ये 1000 टोटल देश की इनकम है, लोग इतने हैं, तो एक व्यक्ति के हिसाब से मतलब 100 रुपीज़ हुआ, इसको बोलते हैं पर कैपिटा। तो ये पर कैपिटा के हिसाब से 2019-20 में 2018-19 के मुकाबले 6.6% वृद्धि हुई थी। तो ये इंक्रीज कितना हुआ था ये पता होना चाहिए आपको। और पर कैपिटा इनकम इन रियल टर्म्स, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो करंट होता है इसको नॉमिनल भी कह देते हैं, जो रियल होता है इसको कांस्टेंट भी कह देते हैं। आप ये डिफरेंस समझिए, मैं एक शॉर्ट में आपको ये डिफरेंस क्लियर करता हूं, रियल और इसका करंट का। देखिए एक जनरल कॉन्सेप्ट आप समझिए, दो वर्ड हैं, वन इज रियल एंड वन इज नॉमिनल। जीडीपी में भी आपको ये वर्ड यूज होगा, हर जगह वर्ड यूज होगा। रियल के केस में हम लिख देते हैं एट कांस्टेंट प्राइजेस, हर जगह ये आएगा, और नॉमिनल के केस में लिख देते हैं एट करंट प्राइजेस। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज कीजिए, देखो इसके लिए आपको पहले जीडीपी का मतलब समझना पड़ेगा, फिर आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। जीडीपी हम किसको बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि अगर आप भारत के मानचित्र में देखें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, फाइनल मनी वैल्यू। ये वर्ड की वर्ड आपने याद रखना है, फाइनल मनी वैल्यू बोल रहा हूं मैं, मनी वैल्यू नहीं, फाइनल वर्ड इज यूज्ड। फाइनल मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज produced in the geographical territory of a country within a year। तो एक साल का समय होता है जीडीपी कैलकुलेशन में, एक साल लिया जाता है। उस एक साल के अंदर देश की, चाहे अंडमान निकोबार आ गया, लक्षद्वीप आ गया, जहां जहां हमारी टेरिटरी है, पूरी ज्योग्राफिकल टेरिटरी में एक साल में बनने वाली चीजें और सर्विसेज, सेवाएं, उनकी जो मनी वैल्यू होती है उसको जीडीपी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं कि एक देश में 10 मैक्स राइटर बॉल पेन बनते हैं,
मान लीजिए ये 10 कोई भी पेन बनते हैं, XYZ पेन बनते हैं, तो एक पेन का रेट है मान लीजिए 10 रुपये, और उस देश में 10 पेन बनते हैं, यानी कि उस देश की टोटल GDP हुई 100 रुपये। ये मैं मान रहा हूँ कि ये 2018 में थी 100 रुपये उस देश की GDP। तो GDP का मतलब यही था, फाइनल मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द ज्योग्राफिकल टेरिटरी ऑफ अ कंट्री विद इन अ ईयर। तो फाइनल है ये मनी वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ ऑल गुड्स एंड टैक्सेस, इसलिए फाइनल वर्ड यूज किया गया है। हालांकि GVA का केस अलग होता है, वहां पे टैक्सेस माइनस किए जाते हैं, तो वो अलग, मैं आपको पहले भी कह दिया कि ये डिटेल्ड है, तो अलग से मैं इस पर कोशिश करूंगा कि एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है। हालांकि अब GVA मेथड को इंडिया ने डिसकंटिन्यू कर दिया है 2018 से, पहले इसको अपनाया गया था 2015 के आसपास, लेकिन फिर से डिसकंटिन्यू कर दिया। अब दे देते हैं GVA में डिटेल्स, लेकिन जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो GDP ही रहता है, क्योंकि कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स एक वर्ड है कि हम अपने देश की GDP को दूसरे देशों की GDP से भी कंपेयर करते हैं, अपने पड़ोसियों से भी कंपेयर करते हैं, तो वहाँ हर जगह GDP वाला ही फॉर्मूला यूज़ होता है। इसलिए हम GDP को, इंडिया ने फिर से GDP को अपना लिया है 2018 से, जो नेशनल इनकम वाला जो फॉर्मूला था उसके लिए। अब इस एग्जाम्पल में आपको रियल और नॉमिनल का मतलब समझा रहा था। तो 2018 में ये 10 पेन बिक रहे थे 10 रुपये के, एक 10 रुपीज़ ईच, तो टोटल GDP थी 100 रुपीज़। 2019 में क्या हुआ कि पेन की कीमत होगी 11 रुपये, तो अब टोटल GDP होगी 110 रुपये। फिर 2020 में पेन की कीमत होगी 12 रुपये, तो अब GDP होगी 120 रुपये। देखिए अब आंकड़ों में आपको दिख रहा है कि देश की GDP पहले 100 थी, फिर उससे अगले साल 10% बढ़ी 110 हुई, फिर 10% बढ़ी फिर 120 हुई। लेकिन एक्चुअल में ये बस मनी आपको ज़्यादा दिख रहा है, आगे इनका MRP ज़्यादा दिख रहा है, हालांकि GDP में टेक्निकली वृद्धि नहीं हुई है। टेक्निकली क्यों वृद्धि नहीं हुई है? जो कंपनी पहले, जो देश पहले 10 पेन बनाता था, अभी भी 10 बना रहा है, उसके अगले साल भी वो 10 ही बना रहा है। तो इसमें एक्चुअल में देखें तो गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा नहीं बनाई जा रही हैं। GDP के पीछे तर्क ये है कि एक साल अगर एक देश में 10 पेन बने हैं तो अगले साल 15 बनने चाहिए, उससे अगले साल 20 बनने चाहिए, फिर 25 बनने चाहिए। जितने ज़्यादा पेन बनेंगे, ये तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी XYZ कॉमोडिटी, सीमेंट, सरिया, कोई भी मटेरियल की बात यहाँ पे होती है, मैं आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ पेन का उदाहरण। तो उससे क्या होगा कि पहले 10 पेन बन रहे थे, तो मान लो एक मजदूर काम करता था, 10 पेन में अगर सरकार एक पेन में 1 रुपये टैक्स लेती है, सरकार को 10 रुपये टैक्स जाते थे। सरकार को जितना ज़्यादा टैक्स जाएगा वो लोगों पे ही आगे खर्च होगा, लोगों के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे हेल्थ है, सैनिटेशन है, उस पर खर्चा किया जाएगा। अब अगले साल 15 पेन बन रहे हैं, तो अब 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो रोजगार क्रिएट हुआ। अब सरकार को टैक्सेस 15 रुपये जाएंगे। फिर 20 पेन बन रहे हैं, तो अब लगभग 3 से 4 आदमियों की आवश्यकता है, वहाँ पे सरकार को टैक्सेस भी ज़्यादा जा रहे हैं। ये GDP के बढ़ने का फ़ायदा होता है, ओवरऑल एक ग्रोथ देखी जाती है। और अगर ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है, ज़्यादा जो है उनके पास सैलरी आ रही है, तो उन पर सरकार इनकम टैक्स भी लेगी, और लोगों की जेब में पैसा ज़्यादा आएगा तो वो भी आगे मार्केट में ज़्यादा खर्चा करेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदेंगे, घर बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे। उससे क्या होगा, जहाँ गाड़ियाँ बनेंगी वहाँ गाड़ी की डिमांड बढ़ेगी, वहाँ भी मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। इस तरह पूरी इकोनॉमी चलती है। तो जब GDP बढ़ती है तो हर जगह फ़ायदा होता है, सरकार को टैक्सेस भी ज़्यादा जाते हैं, लोगों की इनकम में भी इजाफा होता है, लोगों को इनकम ज़्यादा आएगी तो वो वस्तुएं ज़्यादा खरीदेंगे, आगे उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मजदूर ज़्यादा लगेंगे, फिर से रोजगार क्रिएट होगा, एंड सो ऑन। ये साइकिल ऐसे ही चलता है। लेकिन इस एग्जाम्पल में आप देखिए कि उस देश में XYZ हमने एग्जाम्पल लिया है, चलो भारत के एग्जाम्पल मान लो कि सिर्फ पेन ही भारत बनाता है, तो इसमें वृद्धि नहीं हो रही है। पेन की कीमत पहले भी 10 ही थी, अब भी 10 ही रुपये है, लेकिन क्या बढ़ रहा है, उसका आगे सिर्फ दाम बढ़ रहा है। तो एक्चुअल में कोई फायदा नहीं है। इसीलिए इस एग्जाम्पल में हमने जो देखा उसमें सिर्फ महंगाई बढ़ रही है, सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ रही है। एक पेन 10 का था, फिर 11 का हुआ, फिर 12 का हुआ। तो ये ध्यान रखना है, जो रियल या कांस्टेंट प्राइसेस में इनकम होती है उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया जाता है। अभी समझाऊंगा कैसे उसको एडजस्ट किया जाता है। नॉमिनल में इन्फ्लेशन से उसको एडजस्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि जब भी हम रियल GDP की बात करें तो रियल GDP में क्या है, उसको हमने इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया है और उसी को हम कांस्टेंट प्राइसेस बोलते हैं। अब कांस्टेंट प्राइसेस समझाता हूं कि कांस्टेंट प्राइसेस क्या है, और नॉमिनल जब हम बात करेंगे तो यानी कि वो करंट प्राइसेस पे उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट नहीं किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप यहां पे समझिए, देखो अब ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया 2019, 2018, 2020। कोई एक ऐसा साल चुना जाता है जिस साल देश में सब कुछ ठीक ठाक रहा हो।
मतलब ज़्यादा भी महंगाई ना हुई हो, ज़्यादा भी चीज़ें सस्ती ना हुई हो, उसको बेस ईयर बोलते हैं। एक नॉर्मल ईयर चुना जाता है, दैट इज़ कॉल्ड बेस ईयर। और अभी जो भारत में बेस ईयर चुना गया है दैट इज़ 2011-2012, 2011-12 ये जीडीपी कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर है। बोल रहे हैं कि जल्द ही इसको बढ़ा दिया जाएगा, 2019-20 कर देंगे, ऐसा प्रस्तावित है। तो 2011-12 एक बेस ईयर है। अब क्या होगा कि जो मैंने आपको कहा कि इस कंपनी में मैक्स रेटर के पेन एक देश में पहले 10 बन रहे हैं 2018 में, फिर 2019 में फिर से 10 ही थे, 2020 में 10 ही थे। लेकिन अगर हम नॉमिनल में कैलकुलेट करते तो नॉमिनल में फॉर्मूला कैसे होना था, 10 पेन बने, एक पेन 10 रुपये का है तो जीडीपी कितनी होगी 100। फिर से 10 ही पेन बने, लेकिन अब पेन की कीमत 11 हो गई है, तो देखो 11 रुपये हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मतलब उसका करंट प्राइस लिख रहे हैं। इन्फ्लेशन अगर 1 रुपये की हुई है तो हम उसको ऐड कर रहे हैं, तो हमारी जीडीपी हमें दिख रही है 110। फिर हम 10 लिख रहे हैं, 10 ही पेन बने, लेकिन अब एक पेन 12 रुपये का हो गया है, तो अब टोटल आएगा 120। तो आप ये डिफरेंस समझिए, यहाँ पे वो पेन नहीं बढ़ रहे हैं, एक्चुअल में सिर्फ महंगाई बढ़ रही है। तो उस महंगाई को हटाया नहीं जाता, उसको लिख दिया जाता है। तो करंट जो नेशनल इनकम होती है या करंट प्राइजेस पे जो होती है वो उतनी एक्यूरेट नहीं होती है, क्योंकि उसमें आधे से ज़्यादा तो इन्फ्लेशन ही होती है, सिर्फ महंगाई बढ़ रही है, बाकी दाम वस्तुएं तो उतनी ही है। लेकिन अगर कांस्टेंट प्राइस में कैलकुलेट करेंगे तो 2018 में भले ही पेन का रेट 15 रुपये हो गया हो, लेकिन पेन का रेट वही लिखा जाएगा जो बेस ईयर में होगा। यानी कि बेस ईयर में अगर 10 रुपये का पेन था तो अभी यहाँ पे 10 ही लिखेंगे, तो उसके हिसाब से जीडीपी तो 100 ही है। और 2019 में चाहे दाम हो गया उसका 30 रुपये पेन का, लेकिन फिर भी 10 ही लिखेंगे, क्योंकि ये रियल जीडीपी है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना है। अब जो कीमत बढ़ी है इसकी 30 रुपये, तो 20 तो उसमें महंगाई है, उसको हटा दो। तो 2011-12 के हिसाब से हम प्राइस लिखेंगे तो अभी भी 100 ही रहेगी, इस सिनेरियो में भी फिर 100 ही रहेगी। तो ये वो कांस्टेंट प्राइसेस में होती है, यहाँ पे इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, या एट कांस्टेंट प्राइसेस बोल देते हैं या करंट प्राइसेस बोल देते हैं। तो एक बार आपके पास जीडीपी आ जाएगी, मतलब नेशनल इनकम आ जाएगी, उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास जो है पर कैपिटा इनकम आ जाती है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये था रियल और नॉमिनल के बारे में। तो नेशनल लेवल से आपको क्या याद रखना है, एक तो ये वाला पॉइंट कि इकोनॉमिक ग्रोथ 2020-21 में एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से -7.7 है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, केंद्रीय स्तर पे -7.7 अगर है तो हिमाचल के स्तर पे वो -6.2। तो ये तो स्केल तो आपको पता होगा ना, जीरो से आप जितना पीछे की तरफ चलेंगे उतना नुकसान है। तो जीरो से -7 तक चले गए हैं केंद्र, तो केंद्र ज़्यादा पीछे है, हिमाचल तो -6.2 तक अगर है तो वो लगभग इसके मुकाबले तो ठीक ही है। सॉरी। तो केंद्र के मुकाबले जो है हिमाचल जो है वो एक हद तक ठीक है इस एडवांस फोरकास्ट के हिसाब से। तो केंद्र लेवल पे आपको बस ये याद रखना है कि -7.7 ये इतना एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से बोला गया है। और हिमाचल प्रदेश में देखें तो अब ये पुराने आप याद कर सकते हैं 2018-19 का, ये इस ग्राफ में आप देख लीजिए 6.65 2018-19 में इतना ग्रोथ रेट, 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में 4.9, और अब सीधा ड्रॉप हो गया, यानी कि वो ग्रेजुअली कम होता जा रहा था। ये देखो यहीं पे आपको एक डिक्रीज देखने को मिला था, उसके बाद अब तो 4.9 ये पॉजिटिव में है, यहाँ से पहले 0 तक और 0 के बाद -6.2 तक, लगभग 10% माइनस में चले गए। ये एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से। जब रियल फोरकास्ट आएंगे तो उसमें पता लगेगा कि एक्चुअल कितना रहा, लेकिन इस इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से देखें तो केंद्र के मुकाबले हिमाचल ने अपने आप को बेहतर तरीके से संभाला है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको क्लियर होना चाहिए, 6.5, 4.9, और इस बार देखो ADW लिखा है, यानी कि एडवांस एस्टिमेट है ये, एडवांस, क्योंकि जो डेटा है वो दिसंबर तक का, मैंने आपको बोला है कि दिसंबर में इकोनॉमिक सर्वे कंपाइल होना शुरू हो जाता है, और फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है 31 मार्च को, और 5 मार्च को ये टेबल हुआ है उसमें विधानसभा में। तो इसलिए एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से 6.2% जो है वो इसको बताया गया है। तो हिमाचल में अगर पर कैपिटा इनकम देखें तो ये आपने कंपैरिजन करते रहना है कि केंद्रीय लेवल पे अगर पर कैपिटा अगर हम इनकम देख रहे हैं तो वो कितनी है, हिमाचल के लेवल पे कितनी है, तो एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। जैसे ये मैंने रेड में जो लिखी हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है कि कितनी वृद्धि हुई। 2018-19 में देखें तो 1,76,460 रुपये, लगभग इतनी पर कैपिटा इनकम थी करंट प्राइजेस के हिसाब से। अब जब करंट प्राइजेस लिखा तो उतना एक्यूरेट भी नहीं होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते हैं। और पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइजेस ड्यूरिंग 2019-20 2019-20 में देखें तो 1,90,000, इसके मुकाबले वृद्धि हुई है कितनी, 7.9% पर कैपिटा इनकम में। ठीक है, तो ये 2018-19 और 19-20 वाला आंकड़ा है, 20-21 वाला आंकड़ा यहाँ पे नहीं है जिस साल का ये इकोनॉमिक सर्वे है।
देन ये हुआ पर कैपिटा इनकम के बारे में। तो ये तो करंट प्राइजेस के आधार पे था। अब कांस्टेंट प्राइजेस में ये देखो, कांस्टेंट के आगे ब्रैकेट में लिखा है 2011-12, ये मैं आपको अभी समझा चुका हूँ कि इसका मतलब क्या है, यानी कि इन्फ्लेशन से इसको एडजस्ट किया गया है। पर कैपिटा इनकम तो बाद में निकलेगी ना, पहले तो नेशनल इनकम होगी, जितनी नेशनल इनकम होगी उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर आपके पास पीसीआई आएगा, पर कैपिटा इनकम आएगा। तो जो नेशनल इनकम रहेगी वो आपने इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके यहाँ पे लिखी थी, तो ये पर कैपिटा इनकम हुआ। तो ये पर कैपिटा इनकम कितना है और पर कैपिटा इनकम जो है कांस्टेंट प्राइजेस में कितना है, ठीक है। तो एक आइडिया आपको इसमें होना चाहिए। 4.0% की वृद्धि यहाँ पे हुई है। हालांकि ये जरूरी नहीं है, मेरे हिसाब से ज़्यादा जरूरी आपके लिए बनेगा वो ये ग्रोथ रेट, ये वाला जो चार्ट है बस आपने देख लेना है, खास करके 6.2% जो अभी मैंने आपको बताया। इसके केस में, केंद्र के केस में -7 है और स्टेट के केस में -6 के आसपास है। अब एस्टीमेट्स ऑफ जीएसडीपी, देखो जीएसडीपी के, अभी आपको जीडीपी समझाया तो वही सेम है, लेकिन वो केंद्र के केस में रहता है, स्टेट के केस में स्टेट जोड़ देते हैं, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो कांस्टेंट प्राइजेस में अब ये यहाँ पे सारे डेटाज मेंशन किए गए हैं, मैं एक एक करके नहीं बोलूँगा, जो आपको मैं पीडीएफ दूंगा तो वहाँ से आपने इसको देख लेना है। तो लगभग फर्स्ट रिवाइज एस्टीमेट के हिसाब से वो कितना बताया गया है, किस साल के लिए, वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो ये मेन आंकड़े जो है वो आपने देख लेने हैं, तो ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ जो है वहाँ से आपने इसको देख लेना है। नेक्स्ट है सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन। देखो ये जीवीए के आधार पे, जीवीए क्या रहता है कि ग्रोस वैल्यू एडिशन उसको बोलते हैं, ठीक है, वैल्यू कितनी एडिशन हो रही है एक्चुअल में। और जीवीए और जीडीपी में क्या अंतर रहता है कि जीवीए सेक्टर वाइज रहती है, जीडीपी तो ओवरऑल पूरे ही देश का होता है, और ये प्रोड्यूसर लेवल पे रहती है और ये जो है कंज्यूमर लेवल पे रहती है। बेसिक डिफरेंसेस होते हैं जो मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा जीडीपी, एनडीपी, जीवीए वगैरह के ऊपर, वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आप यहाँ कंफ्यूज ना हो जाएं कि अगर हिमाचल में आपको मेंस में क्वेश्चन आए, और ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कि सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन बताइए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है वो बताइए, तो कहीं आप ये लिख के ना जाएं। ये तो बस जीवीए वाइज है, कितना वैल्यू एडिशन हुआ है, कितना प्रतिशत जो है वो ऐड हुआ है, वो यहाँ पे बताया जाता है। तो ये तो उतना एक्यूरेट नहीं होता है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। आपने जो याद करना है वो ये सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमी ऑफ एचपी। तो हिमाचल की जो जीडीपी है उसमें किस सेक्टर का कितना शेयर है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो शेयर है आज की डेट में, चाहे वो आप नेशनल लेवल पे देख लें, चाहे वो स्टेट लेवल पे देख लें, तो सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो होता है सर्विस सेक्टर का। इस टेबल में आप देख सकते हैं, तो सर्विस सेक्टर का शेयर सबसे ज़्यादा होता है। और पहले तो ये आपको क्लियर होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर किसको बोलते हैं। इसके बाद क्वाटरनरी, क्वीनरी वो भी होते हैं, बट दोज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जो रॉ मटेरियल बेस्ड रहता है, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गए, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट हो गए, लाइव स्टॉक है जैसे मांस, मछली पालन वगैरह, फॉरेस्ट्री, लॉगिंग, फिशिंग, माइनिंग, क्वायरिंग, ये सब इसमें आ जाते हैं प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है कि जब इसको आगे फर्निश किया जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे गेहूं उगा रहे हैं तो एग्रीकल्चर में प्राइमरी सेक्टर में आएगा। फिर गेहूं की जब मैन्युफैक्चरिंग होगी आगे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब है कि जब गेहूं को पीसा जाएगा बड़ी बड़ी मिल्स में, और आटा के जो बैग्स होते हैं उसमें उसको पैक किया जाएगा, जब वो इंडस्ट्री में जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा, फिर वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। उसके बाद उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होगी, तो फिर वो टर्शियरी सेक्टर में आएगा। उसका मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट है उसका इंश्योरेंस करवाना है, तो वो सब फिर टर्शियरी सेक्टर में आता है। तो ये 3 सेक्टर मेनली आपको पता होने चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा जो ये कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो होता है सर्विस सेक्टर का, यानी कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, टीचिंग, एजुकेशन सब इसमें आ जाता है। टर्शियरी सेक्टर में सबसे कम जो कंट्रीब्यूशन है वो है प्राइमरी सेक्टर का। देखो कितना स्क्यूड ग्रोथ सिनेरियो है। सबसे कम कंट्रीब्यूशन, मान लो अगर 100 रुपये हिमाचल की जीडीपी रहती है तो उसमें एग्रीकल्चर का सिर्फ 10 ही रुपये शेयर रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग अगर देखें किस सेक्टर में काम करते हैं तो वो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, जहाँ से आउटपुट सिर्फ 10% की आनी है प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन लोग वहाँ सबसे ज़्यादा काम करते हैं। और सर्विस सेक्टर जहाँ पे कि आउटपुट ठीक ठाक है, मतलब जीडीपी में शेयर उसका ठीक ठाक है, वहाँ लोग कम काम करते हैं। ठीक है, तो नेशनल लेवल पे भी यही सिनेरियो है और स्टेट लेवल पे भी। हालांकि आंकड़े अलग हैं, लेकिन मतलब सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर ही कंट्रीब्यूट करता है नेशनल लेवल पे भी। अब आपको एक कंपैरिजन आ सकता है कि प्राइमरी सेक्टर, देखो जब देश आज़ाद हुआ था तो भारत शुरू से ये कृषि प्रधान देश रहा है, तब इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री वगैरह यहाँ पे नहीं थी, तो ज़्यादा जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में उसका शेयर रहता था।
जो कि 57.9% था, आज की डेट में कम रह के ये 10.05% रह गया है। इंडस्ट्री तो उस वक्त नेग्लिजिबल थी, लगभग 1.1% इंडस्ट्री में शेयर था, जो कि आज की डेट में 29.2% है, इतना परसेंट है। और वो भी ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है हिमाचल में, कांगड़ा में कुछ जगह में, और मेनली तो सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, बद्दी और नालागढ़ बरोटी वाला ये मेन हब यहाँ माने जाते हैं। और 5.9% सर्विस सेक्टर का शेयर था, और अब ये सबसे ज़्यादा यानी कि 43.5% हो गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल फॉर मेंस। मेंस के लिए मैं आपको खास करके बता रहा हूँ, ठीक है। प्री में तो है ही है, लेकिन मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आया है, शॉर्ट क्वेश्चन आया है 4 नंबर का, 2016 या 2017 के आसपास ये पूछा गया था, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी डिटेल जो है वो यहाँ नीचे मेंशन किया गया है, तो डिटेल भी जो है आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर प्राइमरी सेक्टर के बारे में समझें, देखो इसमें क्या क्या आता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री, लॉगिंग, फिशिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, ये सब इसमें आते हैं, लेकिन सब में अलग अलग ग्रोथ बताई गई है। हालांकि इतने आंकड़े याद करना मुश्किल होता है, बजट में तो बहुत सारे वो पाई चार्ट्स वगैरह करके ड्रॉ किए गए हैं सर्वे में, लेकिन मैंने इजी बनाने के लिए इसको एक टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर जो लगभग 60% इतनी पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है, जो कि मैंने पहले भी कहा कि शेयर सिर्फ 10% का है, लेकिन सपोर्ट करती है 60% लोगों को। इतने लोग खेती बाड़ी में ही काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखें तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पे हुई है 18.3%। ये कंट्रीब्यूशन नहीं है, ग्रोथ हुई है कि लास्ट ईयर इतना इससे आउटपुट आ रहा था, अब इतना आ रहा है, XYZ नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। तो 18.3% ग्रोथ हुई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन द कॉन्ट्रेरी आप सेकेंडरी सेक्टर में देखेंगे 0.1% ग्रोथ हुई है 2019-20 में, पिछले साल के मुकाबले देखें, यहाँ 18.3 है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर सर्विस सेक्टर में देखें तो यहाँ पे भी ग्रोथ हुई है, लेकिन एग्रीकल्चर के मुकाबले कम है, 7.7%। तो ग्रोथ इज अ डिफरेंट मैटर और ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन इज अ डिफरेंट मैटर, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ये ग्रोथ है पिछले साल के मुकाबले 2019-20 में कितनी ग्रोथ हुई, 18.3%। और वैसे ओवरऑल अगर कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो इट इज 10.05%। बाकी पर्टिकुलरली दिया गया है कि एग्रीकल्चर के अंदर देखें तो हॉर्टिकल्चर में कितना है। हॉर्टिकल्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक टाइम था कि एग्रीकल्चर के अंडर हॉर्टिकल्चर एक सब सेक्टर हुआ करता था, लेकिन अब हॉर्टिकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो अब सर्वे में इसको मेंशन किया गया है कि इट इज़ नो लॉन्गर अ सब सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, कि अगर वैल्यू एडिशन के हिसाब से देखें तो हॉर्टिकल्चर आगे निकल गया है एग्रीकल्चर सेक्टर से। लाइफ स्टॉक की बात करें, जो पशुपालन है, अगर उसकी बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन वगैरह डेटाज यहाँ पे मेंशन है कि कितने % मिल्क में वृद्धि हुई, मीट प्रोडक्शन में कितनी वृद्धि हुई और एग्स में कितनी वृद्धि हुई, वो आंकड़े यहाँ दिए गए हैं, जो कि प्रैक्टिकली इतने याद भी नहीं होते हैं एग्जाम के लिए, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। देन फिशरी में देखें पर्टिकुलरली तो 4.7% की ग्रोथ हुई है, और फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग में देखें तो 10.6, माइनिंग एंड क्वेरिंग में 4.3। तो सबसे ज़्यादा किस में हुई है पता होना चाहिए, तो एग्रीकल्चर में ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर जो भी होते हैं, ये अलाइड सेक्टर आप जानते होंगे, चाहे सेरीकल्चर है, इसके अलावा जो भी चाहे ये सिल्क कल्चर है, ये सेरीकल्चर हो गया, या हनी, जो हनी प्रोड्यूस करवाना है मधुमक्खियों से, वो सब इसमें काउंट हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो प्राइमरी सेक्टर में अंदर सब सेक्टर्स में देखें तो एग्रीकल्चर और अलाइड में ही ज़्यादा ग्रोथ हुई है प्राइमरी में देखें। देन सेकेंडरी सेक्टर आपको ओवरऑल बता दिया कितनी ग्रोथ यहाँ पे हुई है, और सेक्टर वाइज इसमें देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 0.3 बहुत कम ग्रोथ है, कंस्ट्रक्शन में 3.1 यहाँ पे भी कम है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई ये तो माइनस में है, देखो तो जो माइनस में है वो एकदम अलग से पता होना चाहिए। सर्विस सेक्टर में देखें तो 7.7% जो % है इतनी ग्रोथ हुई है, और सेक्टर वाइज देखें अंदर इसमें तो ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन में ये भी प्लस में है, ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट ये 4.6, देन फाइनेंशियल सर्विसेज 1.1, रियल स्टेट ज़मीन वगैरह जो है उसमें 2.9, पब एड यहाँ पे 12.6 और अदर सर्विसेज 17.6। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है तो वो एक तो यहाँ से सबसे ज़्यादा किस में हुई है 18.3 एग्रीकल्चर एंड अलाइड में, ठीक है। और ये मेन याद रखना है मैन्युफैक्चरिंग से ओवरऑल कितनी है और सर्विसेज से ओवरऑल ग्रोथ कितनी है। नेक्स्ट फिर ऐसे क्वेश्चन, अब ये इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है तो मेंस के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो एग्रीकल्चर से आप शिफ्ट देख रहे हैं कि किसी टाइम पे 57% एग्रीकल्चर इससे आउटपुट आता था जीडीपी में,
आज़ादी के बाद। लेकिन अब जो है एग्रीकल्चर सिर्फ 10% पे सिमट के रह गया है और सर्विसेज बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है और उससे पीछे इंडस्ट्रीज़ है, 29-30 के आसपास इंडस्ट्रीज़ है। तो इसका अब हम ये यहाँ पे इस हेडिंग का ये मतलब है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्री और सर्विसेज में भले ही शिफ्ट हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्रीकल्चर जो है वो यहाँ पे मतलब अब इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्रीकल्चर पहले भी एक इम्पोर्टेंट सेक्टर था हिमाचल में और आज भी एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है, जो कि अभी हमने समझा कि लगभग 60% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इन्वॉल्व है, उनका लाइवलीहुड वहीं से ही चलता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है भले ही इसका शेयर जीडीपी में कम हुआ है, हिमाचल की जीएसडीपी में कम हुआ है, लेकिन वैसे दिस सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। खास करके एग्रीकल्चर के अंदर अगर देखें तो मेनली तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो है ये काफ़ी यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। जैसे एप्पल प्रोडक्शन की बात कर लीजिए, चाहे मैंगोज़ या लीची प्रोडक्शन की बात कर लीजिए, फिर उनके आगे जूसेस बनते हैं जैसे HPMC वगैरह, आपको पता ही होगा। तो ये जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है काफ़ी ग्रो कर रहा है। ये वेजिटेबल्स की बात कर लीजिए, ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा चाहे आगे ट्रांसपोर्टेशन है, इनपुट लिंकेजेस हैं, एम्प्लॉयमेंट ट्रेड वगैरह, तो ये भी एग्रीकल्चर से ही सीधा साधा इसका लेना देना है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर या हॉर्टिकल्चर सेक्टर में ही ग्रोथ नहीं होगी, मान लो सेबों की जो सेब हैं उनकी उपज अच्छी नहीं होगी, उनकी यील्ड इस साल अच्छी नहीं होगी, तो आगे ट्रांसपोर्टेशन वालों को भी उतना काम नहीं मिलेगा। नहीं तो अगर सेब की फसल अच्छी होगी तो ट्रांसपोर्टेशन वाले ट्रक्स हैं या गुड्स कैरियर व्हीकल हैं उनको भी ज़्यादा काम रहेगा, ट्रेड वगैरह में उसमें वृद्धि रहेगी, बहुत सारे लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे अभी भी जो दूसरे सेक्टर्स हैं वो उससे लिंक करते हैं। ठीक है, तो ये मेंस के लिए ऐसा पॉइंट बन सकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर आउटपुट कम हुई है तो क्या इसकी इंपॉर्टेंस अब उतनी नहीं है, हम ऐसा नहीं कह सकते। आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। 60% जो रोजगार है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है। अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। हालांकि बाद में चैप्टर आएंगे, लेकिन अभी हम चैप्टर 1 और 2 कर रहे हैं कंबाइनली, तो इसमें मेन चीज़ें जो मेंशन की गई हैं उन्हीं को समझ रहे हैं। देखो, ये 1340 हेक्टेयर जो अभी पिछला फाइनेंशियल ईयर था 2020-21 वाला, 1340 हेक्टेयर एडिशनल एरिया, ये फ्रूट प्लांट्स इसकी कल्टीवेशन में लाना था। तो 1340 हेक्टेयर लाना था, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा यानी कि 2589 हेक्टेयर्स इतना एरिया हैज़ ऑलरेडी लिखा है। मतलब कि जब तक ये इकोनॉमिक सर्वे कंपाइल होगा दिसंबर 2020 तक, तब तक जो है इतना एरिया, एडिशनल एरिया उसके अंडर इसको लाया गया था। तो जितना बताया गया था 2020-21 में, जितना सोचा गया था, उससे तो ऑलरेडी डबल जो है वो इतना इसमें आ गया है। और अगले जो 3 महीने बचते थे जनवरी, फरवरी, मार्च के, उनमें तो और ज़्यादा एरिया इसमें आया होगा। वो नेक्स्ट इकोनॉमिक सर्वे में हमें पता चलता है। देन जो ऑफ सीजन वेजिटेबल्स हैं तो उनकी ग्रोथ भी यहाँ पे बड़ी है, चाहे वो पॉली हाउसेस के माध्यम से हो या वेरियस टेक्निक्स के माध्यम से हो। तो ऑफ सीजन वेजिटेबल्स उनकी ग्रोथ भी यहाँ पे हुई है। तो कितने टन्स वेजिटेबल प्रोड्यूस हुई है, हालांकि इतना जरूरी तो नहीं है, लेकिन 18.61 लाख टन्स। कई बार ऐसे क्वेश्चन HPPSC में पास्ट में पूछे गए हैं, ऐसे डेटा स्पेसिफिक, तो आपको एक आइडिया तो होना ही चाहिए। 18.61 लाख टन्स इतनी वेजिटेबल्स प्रोड्यूस की गई हैं पिछले साल के मुकाबले। मतलब 2019-20 का आंकड़ा है, और उससे पिछले साल जो था वो 17.22 लाख था। तो 2018-19 के मुकाबले 2019-20 में जो ग्रोथ रेट था दैट इज 8.07%। तो इसके मुकाबले इतनी ज़्यादा वेजिटेबल्स यहाँ पे प्रोड्यूस की गई थी। देन टूरिज्म की बात करें तो ये आपको क्लियर है कि जब कोविड पैंडेमिक चल रहा था तो कितना समय तो नेशनल लॉकडाउन रहा। तो हिमाचल में टूरिज्म जो है एक तरीके की लाइफलाइन मानी जाती है। लोग यहाँ घूमने आते हैं, उनकी वजह से ही सारी इकोनॉमी चलती है। मोस्टली टूरिज्म सेक्टर चलता है। सोवेनियर के रूप में यहाँ से वो क्राफ्ट्स भी खरीद के जाते हैं। कोई कुल्लू गया होगा तो कुल्लू शॉल भी खरीदेगा, चंबा गया होगा तो चंबा का रुमाल खरीदेगा। तो इस तरह से हमारे हैंडीक्राफ्ट भी चलते हैं। और यहाँ पे जो है चाहे होटल इंडस्ट्री है, चाहे ढाबाज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, ये हिल स्टेशंस के आसपास काम करने वाले लोग, या टैक्सी यूनियन है, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, सबका काम चलता है। लेकिन टूरिज्म में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ। तो दिसंबर तक का ये आंकड़ा है, जब तक ये इकोनॉमिक सर्वे कंपाइल हुआ था। तो ये ध्यान रखना है आपने, 81% डिक्लाइन, इतना ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। 81% डिक्लाइन जो है वो टूरिज्म सेक्टर में हुआ है। देन कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हिमाचल के सर्वे में मेंशन किए गए थे। जैसे CPI आप जानते होंगे, WPI एंड CPI मेन इन्फ्लेशन का इंडिकेटर रहता है। तो CPI जो थी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन हम इसको बोलते हैं, ये 5.0% के आसपास थी अप्रैल से दिसंबर तक, क्योंकि दिसंबर में कंपाइल हो गया था तो तब तक का ये डेटा है।
तो ऑन एन एवरेज देखें तो 5.0% इतना CPI रहा। और एनुअल डेवलपमेंट बजट की बात करें, डेवलपमेंट क्षेत्र में पैसे वैसे कितने खर्च करेगी सरकार 2021-22 के लिए, तो वो जब इकोनॉमिक सर्वे टेबल किया गया तो उसमें ये भी बताया गया, तो लगभग 9,405 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल के मुकाबले 2020-21 के मुकाबले 19% की वृद्धि होगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात करें तो ऐसा MCQ बन सकता है कि हिमाचल में कितने मेगावाट तक के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ के बोनाफाइड जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए रिजर्व हैं। तो छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट यानी कि 2 मेगावाट तक के जो प्रोजेक्ट होंगे छोटे, वो हिमाचली पीपल के लिए, जो यहाँ के जो इन्वेस्टर होंगे उनके लिए रिजर्व हैं। और 2 के बाद ऊपर में यानी कि 5 मेगावाट तक प्रेफरेंस दी जा सकती है। वहाँ प्रेफरेंस वर्ड यूज़ किया गया है, मतलब दूसरों को भी कंसीडर करेंगे, पर अगर हिमाचल की कोई एप्लीकेशन है, हिमाचली कोई एप्लीकेंट है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन 2 मेगावाट तक तो स्ट्रिक्टली हिमाचली इन्वेस्टर्स के लिए ही रिजर्व रखे जाएंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसके अलावा ये देखो, बजट के जो 2 पॉइंट्स होते हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। पहले जो बजट आता था वो इस तरह से आता था कि प्लान्ड बजट अलग से होता था, फिर नॉन प्लान्ड बजट अलग से होता था, या रिवेन्यू बजट और कैपिटल बजट भी बोल देते हैं, यानी कि जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ। यहाँ पे टेबल में मेंशन है प्लान्ड बजट क्या होता है, जहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह इस तरह के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई प्लान है कि यहाँ पे एम्स खोलेंगे या PGI खोलेंगे या यहाँ पे इतने किलोमीटर रोड बनेंगे, जो प्लान्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलपमेंट के लिए, उसको प्लान्ड बजट बोलते हैं। एक नॉन प्लान होता है जो प्लान नहीं करेंगे। जैसे मान लो हिमाचल में सपोज करते हैं कि 50,000 सरकारी कर्मचारी हैं या 5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, तो उन सबको हर महीने सैलरी देनी होगी। जो रिटायर हो गए उनको पेंशन भी देनी होगी, उनका PF भी देना होगा, जो उनकी जो सरकार की लाइबिलिटीज़ हैं, तो वो नॉन प्लान रहता है। उसमें क्या प्लान करना है, इतनी सैलरीज हैं वो तो देनी ही पड़ेंगी, उसको नॉन प्लान बोलते हैं। और जो कुछ डेवलपमेंट वगैरह इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह करना होगा उसको प्लान्ड बजट बोलते हैं। अभी सरकार ने अगस्त के आसपास बोला था कि ये प्लान्ड और नॉन प्लान्ड बजट की जो डिस्टिंक्शन है उसको खत्म कर देंगे। तो एक तो ये डिस्टिंक्शन खत्म कर दी है। अब जो बजट रहेगा वो सिर्फ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में रहेगा। देखो, किसी भी देश में या किसी भी प्रदेश में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा हो तो उसको बुरा माना जाता है। देखो, बुरा क्यों माना जाता है, दोनों में अंतर समझिए। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं। जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें एसेट क्रिएशन नहीं होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट क्रिएशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 100 रुपीज़ यहाँ पे भी है, 100 रुपीज़ यहाँ पे भी है, लेकिन ये 100 रुपीज़ कहाँ खर्च करने हैं। मान लो हिमाचल में 10 कर्मचारी काम करते हैं, एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और 10 कर्मचारियों को 10-10 रुपये सैलरी देते हैं, तो टोटल हो गए ये 100 रुपीज़। तो ये जो 100 रुपीज़ उन लोगों को सैलरी दी, इसमें कुछ नया काम नहीं हुआ प्रदेश में। जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे थे बस उनको सैलरी गई। कोई नया यहाँ पे कोई सड़क, पुल, हॉस्पिटल, कोई ऐसा निर्माण कार्य नहीं दिखा, कोई रोजगार उससे क्रिएट नहीं हुआ। तो वो होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जहाँ एसेट क्रिएशन नहीं होता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, जो कैपिटल बजट में आएगा। तो ये रिवेन्यू बजट हो गया कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा, रिवेन्यू रिसीट कितनी आएगी। यहाँ से रिसीट भी आती है, किसी का चलान कट गया, कुछ ऐसे पैसे आ गए तो वो रिवेन्यू रिसीट होती है। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बुरा माना जाता है। अगर किसी जगह पे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कम है तो वो सिनेरियो सही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पैसे आपके वहाँ खर्च हो रहे हैं जो दिखना नहीं है, जिससे कोई नया काम नहीं होना है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, मतलब पुल, सड़कें, हॉस्पिटल, इनके कार्यों में आप ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, मतलब आप नए एसेट क्रिएट करने में ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और आपके कम पैसे जो हैं उसको मेंटेन करने में जा रहे हैं, यानी कि सैलरी, भत्ते, दवाइयाँ, वो सप्लाईज, वो सब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो ये अब यहाँ पे जो मेंशन किया गया है कि 2020-21 का जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था तो वो लगभग 80% के आसपास बताया गया है। ठीक है, और ये मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया कि प्लान्ड और नॉन प्लान्ड की डिस्टिंक्शन जो है अगस्त 2020 में बोल दिया गया था कि अब आने वाले बजट में वो खत्म कर दी जाएगी। तो क्या होता है वो यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट, ये शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम और ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जो है ये स्टेट डेवलपमेंट बजट में लगभग 25.19% इतना प्रोविजन, इतना खर्चा उनके लिए रखा जाएगा। और ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट के लिए, TADP के लिए 9% का प्रोविजन किया गया है। ठीक है, तो ऐसे आंकड़े हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं और शुरुआती चैप्टर्स में ही है, तो एग्जामिनर की ज़्यादा अप्रोच रहती है कि
पूरा सर्वे टटोलने के बजाय शुरू में ही जो फैक्ट्स मिल जाएं, 4-5 क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं। नेक्स्ट, स्टेट की जो टोटल लाइबिलिटीज हैं स्टेट के ऊपर, जो पहले 31,442 करोड़ के आसपास थी 2013-14 में, अब लगभग 50,772 करोड़ के आसपास हो गई है। तो धीरे धीरे स्टेट की लाइबिलिटीज बढ़ती जा रही है, ठीक है। और डेट की अगर बात करें, कर्जे की बात करें, तो वो स्टेट डोमेस्टिक, अगर मान लो हिमाचल की जीडीपी 100 रुपये है तो उसमें लगभग 33 रुपये तो हमें कर्जा ही देना है। तो यहाँ पे डेट देखो कितना ज़्यादा हो गया है। डेट का परसेंटेज स्टेट की जीडीपी से देखें तो लगभग 33.97, यानी कि आप 34 ही मान के चलिए, इतना यहाँ पे जो डेट है, जो कर्जा है, उसका परसेंटेज है हमारी स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। इसी के साथ हमने ये पार्ट 1 अभी हम कर रहे हैं। देखो हमारे टॉपिक का नाम है चैप्टर 1 एंड 2 इकोनॉमिक सर्वे का 2020-21 का। तो अभी हमने इसका सिर्फ आधा पार्ट किया है। आधा जो पार्ट है, मतलब स्कीम जो है हिमाचल में, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसके पीडीएफ वगैरह मैंने आपको पहले भी कहा कि जो इसका पीडीएफ रहेगा वो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। एंड्रॉयड प्ले स्टोर में आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें, उसमें सर्च ऑप्शन में राणा अकेडमी शिमला टाइप करें और हमारा चैनल ओपन होगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लें। तो वहाँ पे जो है सारी अपडेट्स की जाएंगी। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट में, यानी कि www.ranaacademyshimla.com, वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।